स्टूडेंट्स, आज हम हमारी दूसरी इकाई की कविता क्रमांक 8 उड़ान पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि है चंद्रसेन विराट। यह कविता गज़ल है, मतलब इसकी विधा है गज़ल। तो चलिए, कविता पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं लेखक का परिचय। जन्म 3 दिसंबर 1936, इंदौर, मध्य प्रदेश। परिचय। हिंदी गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गज़लकारों में है। आपने नवगीतों और गज़लों से मिलीजुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। मतलब लेखक ने, कवि ने क्या किया है, जो आम आदमी है, जो सामान्य हमारे तुम्हारे जैसे जो लोग हैं, उनकी जीवन की गहराई को, यानी उनके जीवन में जो सुख दुख है, उनको गहराई से देखा है। उनकी प्रमुख कृतियां है मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि। गीत संग्रह, आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि गजल संग्रह। कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि मुक्तक संग्रह। देखिए, इस पद्य के संबंधी क्या जानकारी दी है। तो गज़ल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। मतलब शेर के जो पहली लाइन है उसको कहते हैं मतला, और जो अंतिम लाइन है उसको कहते हैं मक्ता। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जैसे कि हमने पहले भी एक कविता पढ़ी थी गज़ल से रिलेटेड, तो उसमें भी गज़ल मतलब क्या होती है, शेर व शायरी। तो इसमें भी शेर व शायरी दी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारी कविता क्रमांक 8 उड़ान। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। मतलब यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में हो, अंधेरे में हो, तो वहाँ प्रकाश की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वहाँ प्रकाश होगा ही नहीं। इसी तरह जब हम कांटों के वन में हो तो वहाँ फूलों की आशा करना या फूल मांगना व्यर्थ है, क्योंकि वहाँ फूल ही नहीं मिल सकता, फूल मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। मतलब जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है वह स्वयं ही विनम्र हो जाता है, उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। मतलब जो व्यक्ति सच में आदर के काबिल है, उन्हें किसी को बोलना नहीं पड़ता कि मुझे आदर दो, मुझे नमस्कार करो, मुझे सम्मान दो। हम अपने आप उनके चरणों में झुक जाते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। यह उनके प्रति हमारे मन में सम्मान होता है। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभसारा, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभसारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। मतलब पक्षियों की उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि जिसके पंखों में शक्ति हो, अर्थात कुछ करने, कुछ पाने की लालसा हो, उसके लिए काम करने की कोई सीमा नहीं होती। पक्षी विस्तृत आकाश में स्वयं ऊंची उड़ान भरता है। वह किसी से पूछकर नहीं उड़ता, वह बिना किसी को पूछे अपनी उड़ान उस गगन में, उस आकाश में भरता है। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपना तो खुद ब खुद आते हैं, सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। मतलब जिसे हम बहुत अधिक चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें उसके सपनों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब उसको याद करने की हमें आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप हमारे सपनों में, हमारे आँखों के जरिए आ जाते हैं, हमारे
सपने में वो आंखों में पनप जाते हैं। उनकी याद हमारे दिल में रहती है। उनकी याद आने के लिए हमें कोई निमंत्रण नहीं देना पड़ता। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगर मांगा नहीं करते। मतलब जो लोग अपनी गलती जानकर उसे सुधारने के लिए पछतावा करते हैं, उन्हें बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा चेताने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर स्वयं को अपनी गलती का पछतावा होता है तो हमें कोई और उस गलती को सुधारने के लिए जागरूक नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, क्योंकि हम स्वयं ही जानते हैं कि हमसे कुछ गलती हुई है और उसका हमें पछतावा है। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। मतलब जिस व्यक्ति की जितनी अधिक ऊंची उड़ान हो, जितना अधिक वह काम करे, उसे उतनी अधिक थकान होती है। मतलब वह उतना अधिक थकता है। आगे जाने के इस दौर में मैं सबसे आगे जाऊंगा, मेरे से आगे कोई नहीं जाना चाहिए, इस दौड़ में भागते भागते व्यक्ति थक जाता है, उसे थकान होती है। और जो व्यक्ति कम बोलता है और देखता परखता अधिक है, उसकी आँख जुबान का काम करती है, अर्थात उसकी आंखों में उसका अनुभव दिखाई पड़ता है। मतलब देखिए हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो ज़्यादातर तो बात नहीं करते, ज़्यादा जो भी हो अपने आंखों से बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स, अगर उन्हें गुस्सा आता है तो उनकी आंखों में देखकर ही हम समझ जाते हैं कि अभी ये गुस्सा हो गए। या फिर हमारे किसी अच्छी चीज़ का उन्हें आनंद आता है तो अगर वो शब्दों में नहीं व्यक्त कर पाते वो, लेकिन उनकी आंखों से वो आनंद झलकता है। या फिर किसी व्यक्ति को किसी विषय पर बहुत ज़्यादा जानकारी हो तो उसका वह अनुभव उसके आंखों में नजर आता है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे जिंदगी वो बयान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे जिंदगी वो बयान होती है। मतलब जब हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं उस समय हम अपनी हथेली से ही छाया प्राप्त करते हैं। अर्थात जब हम परेशानियों में मुश्किलों में फंसे होते हैं तब हमें स्वयं उनका हल ढूंढना होता है, कोई हमारी मदद नहीं करता। मतलब यहाँ पे कवि ने यह बताया है, हथेली के जरिए हमें यह बताया कि जिस तरह से धूप से रक्षा करने के लिए हम अपनी हथेली का इस्तेमाल करते हैं, ना ही हमारे साथ चल रहे किसी व्यक्ति को बोलते हैं अरे मेरे पे बहुत धूप आ रही है भाई, ज़रा तेरी हथेली ऊपर कर ले ताकि मुझे धूप ना छू सके। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम स्वयं ही अपनी हथेली उठा लेते हैं सूरज की ओर और अपने पर आने वाली धूप को रोक लेते हैं। उसी प्रकार हमारे ऊपर जो भी संकट आते हैं, जो भी मुश्किलें आती है, उसे छुड़ाने का काम, उससे निकलने का काम हमें स्वयं ही करना पड़ता है। उसमें हमारी कोई भी मदद नहीं करता। एक बहरे को एक गूंगा दे जिंदगी वो बयान होती है। मतलब एक गूंगा जब एक बहरे को, मतलब एक बहरे को जिसे सुनाई नहीं देता, बहरे से बात कर सके, वही जिंदगी है। मतलब देखो, बहरा ना ही सुन सकता है और गूंगा ना ही बोल सकता है, लेकिन फिर भी उनके बीच में व्यवहार होता है, बातचीत होती है। वो बातचीत किस तरह से होती है? उनकी आंखों से होती है। एक गूंगा जब एक बहरे से बात कर सके वही जिंदगी है। तो इसलिए लेखक कवि क्या बोल रहे हैं कि अगर एक बहरा एक गूंगे से बात करे तो वही जिंदगी होती है, क्योंकि गूंगा जो बोल नहीं सकता और बहरा जो है वो सुन नहीं सकता। तो इस प्रकार कवि क्या बोल रहे हैं, एक गूंगा अगर बोले और बहरा अगर वो सुन ले तो वही क्या है? जिंदगी होती है। तीर जाता है दूर तक उसका कान तक जो कमान होती है। मतलब जो धनुर्धारी कान तक कमान को खींचता है उसका तीर उतना ही दूर तक जाता है। अर्थात व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा बनाता है उसकी उपलब्धि भी उतनी अधिक होती है। मतलब हमें अपना लक्ष्य
जितना रखना है उतना हम उड़ान भरते हैं, उतनी हम उड़ान भरते हैं उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। मतलब एक जो शायर है, मतलब जो शायर होता है उनकी जिंदगी धूपदान की तरह होती है। मतलब धूपदान मतलब वो धूपदान वाला पात्र जिसमें से धूप डालते हैं और वो पूरे घर में फैलाते हैं और उससे उसकी वजह से वो धूप की पूरी खुशबू क्या होती है, पूरे घर में महक जाती है। उसी प्रकार शायर की जो जिंदगी है वो उस धूपदान की समान होती है। जिस प्रकार धूपदान में जलता हुआ द्रव्य अपनी सुगंध से वातावरण को सुवासित कर देता है, उसी प्रकार शायर की प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है। मतलब जिस प्रकार धूपदान में जो द्रव्य है, जो धूप है, उसकी वजह से पूरा पूरा माहौल, पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार शायर की प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है। किस कारण? उसकी शायरी के कारण, उसके क्योंकि उसकी ज़िंदगी क्या होती है, धूपदान होती है। तो इस प्रकार हमने उड़ान कविता पढ़ी है। तो इसमें जो कठिन शब्द आए हैं वह दिए हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।